सोचिए एक ऐसा दौर जब भारत की पूरी तस्वीर ही बदल रही थी, जब लोग अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक बिल्कुल नए समाज और नए राज्यों को बना रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। चलिए इस महान बदलाव की कहानी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम समझेंगे कि ये बदलाव कितना बड़ा था, कैसे नए नए राज्य बने, समाज का ढांचा कैसे बदला और कैसे अर्थव्यवस्था, धर्म और शक्ति का पूरा खेल ही पलट गया। और आखिर में देखेंगे कि इस युग ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी। तो ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की कहानी नहीं थी, नहीं, ये तो लोगों के जीने, सोचने और राज करने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव था। एक पूरी की पूरी जीवन शैली बदल रही थी। देखिए, हम बात कर रहे हैं वैदिक काल के दूसरे हिस्से की। ये वो 500 साल थे जब गंगा के मैदानी इलाकों में एक बिल्कुल नए समाज की नींव रखी जा रही थी। यही वो दौर है जिसने आने वाले भारत का नक्शा तय किया। और इस पूरे बदलाव के पीछे थी एक कमाल की टेक्नोलॉजी, एक चीज जिसने सब कुछ बदल दिया। वैदिक ग्रंथों में इसे कहा गया है श्याम या कृष्ण अयस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोहे की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नए दौर ने राजनीति का नक्शा कैसे बदला। यहाँ तो सत्ता का पूरा खेल ही बदल गया था। पहले क्या होता था, लोगों की पहचान उनके कबीले यानी जन से होती थी। लेकिन अब पहचान जमीन से जुड़ गई, यानी जनपद से। इसका मतलब ही है जहां जनजाति ने पैर रखा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, कबीले से राज्य की तरफ। अब देखिए, जब राजाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया तो उन्हें अपनी ताकत दिखानी भी तो थी, है ना? और इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करने शुरू कर दिए। और इन सब में सबसे बड़ा और सबसे अहम था अश्वमेध यज्ञ। ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था। सोचिए, एक शाही घोड़े को 1 साल के लिए आजाद छोड़ दिया जाता था और पीछे पीछे चलती थी राजा की पूरी सेना। घोड़ा जहां जहां जाता वो सारी जमीन राजा की हो जाती थी। ये तो एक तरह से अपनी ताकत का खुला ऐलान था। और जैसे जैसे राजा की ताकत बढ़ती गई, आम लोगों की आवाज दबती चली गई। जो पुरानी सभाएं थीं, जहां लोग अपनी बात रखते थे, वो अब बस नाम की रह गईं। एक तरह से कहें तो वो अपनी पुरानी शान की परछाई बनकर रह गईं। और राजनीति में जो ये बदलाव आ रहा था, उसका सीधा असर समाज पर भी पड़ रहा था। समाज का पूरा ढांचा ही बदल रहा था। समाज को अब 4 हिस्सों में यानी 4 वर्णों में साफ साफ बांट दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसमें जो पुजारी वर्ग था यानी ब्राह्मण, उनका दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि समाज में एक लकीर खींच दी गई थी। एक तरफ थे ऊपर के 3 वर्ण जिन्हें उपनयन संस्कार यानी जनेऊ पहनने का अधिकार था, और दूसरी तरफ थे शूद्र जिन्हें इस अधिकार से दूर रखा गया। यही वो लकीर थी जो उन्हें समाज का पूर्ण सदस्य बनने से रोकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, शादी ब्याह के नियम भी बदल गए। इसी दौर में गोत्र सिस्टम सामने आया। इसने रिश्तेदारों का एक ऐसा जाल बुना जो आज भी समाज में मौजूद है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस इतने बड़े बदलाव को ताकत कहाँ से मिल रही थी? जवाब है, इकोनॉमी में एक क्रांति से, जिसकी शुरुआत जमीन से हुई। पहले लोग पशु पालते थे, घूमते फिरते थे, लेकिन अब वो एक जगह बसकर खेती करने लगे थे। और फसलें भी बदल गईं। जौ की जगह अब चावल और गेहूं ने ले ली थी, जिससे बड़ी आबादी का पेट भरना मुमकिन हो पाया। जब लोग एक जगह टिककर रहने लगे तो उन्हें दूसरे कामों के लिए भी वक्त मिला। इससे क्या हुआ? कला और शिल्प में जबरदस्त तरक्की हुई। अलग अलग तरह के कारीगर सामने आए, जो एक ज्यादा जटिल और अमीर होती हुई इकोनॉमी का साफ संकेत था। अब भले ही ज्यादातर लोग अब भी गांवों में ही रहते थे, पर शहरों की नींव पड़ चुकी थी। पहली बार नगर शब्द का जिक्र मिलता है। और हाँ, यहीं से टैक्स वसूलने का सिस्टम भी शुरू हुआ, जिसे एक खास अफसर संग्रहित्री देखता था। और ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे धर्म भी समाज के साथ साथ बदल रहा था। नए दौर की नई जरूरतें थीं, तो जाहिर है भगवान और पूजा पाठ का तरीका भी बदल रहा था। पुराने जमाने के देवता जैसे इंद्र और अग्नि, जो युद्ध और ताकत के प्रतीक थे, अब उतने अहम नहीं रहे। उनकी जगह ले ली थी प्रजापति और विष्णु जैसे देवताओं ने, जो सृष्टि और पालन पोषण से जुड़े थे। ये एक खेती करने वाले समाज के लिए ज्यादा मायने रखते थे। अब भगवान को खुश करने का तरीका भी बदल गया। पहले लोग साधारण प्रार्थनाएं करते थे,
लेकिन अब बड़े-बड़े, मुश्किल यज्ञ होने लगे और इन यज्ञों को करने के लिए खास ज्ञान की जरूरत होती थी। अब सबसे जरूरी बात, ये यज्ञ फ्री में नहीं होते थे। इन्हें करवाने वाले पुजारी को एक अच्छी खासी फीस या इनाम मिलता था, जिसे कहते थे दक्षिणा। और इसी दक्षिणा की वजह से पुजारी वर्ग यानी ब्राह्मण बहुत अमीर और ताकतवर हो गए। समाज में उनका जो ऊंचा दर्जा था वो और भी पक्का हो गया। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि जबरदस्त बदलाव वाले दौर ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? पुरानी कबीलाई दुनिया खत्म हुई और शुरुआत हुई बड़े बड़े राज्यों की, एक सख्त सामाजिक बंटवारे की और नए धार्मिक रीति रिवाजों की। असल में ये वो बदलाव थे जिन्होंने आने वाले भारत की नींव रखी। पर सवाल ये है कि जब किसी सभ्यता की नींव इतने गहरे अतीत में इतनी मजबूती से रख दी जाए तो उसका भविष्य कैसा होता है?